बैटल वर्ल्ड का बैटलफील्ड गर्म हो चुका है। दूसरी गैलेक्सी से उतरकर आए गए अर्थ के सबसे पावरफुल हीरोज कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, स्पाइडरमैन और एक्समैन एक अनजान दुनिया में बिना किसी वार्निंग के अटैक फेस करते हैं। बट कोई नहीं घबराता। साइक्लोप्स का फोकस रेजर साफ है और कैप तुरंत कमांड ले लेता है। ये एक मिशन है जहां हर हीरो अपनी लिमिट के पार जाने वाला है। यहाँ सिर्फ पावर्स नहीं, यूनिटी और सेक्रीफाइस डिसाइड करेगा कि कौन टिकता है। ये है सीक्रेट्स वॉर्स, जहां असली हीरोज की पहचान होती है। जैसे ही बैटल स्टार्ट होता है, विलेंस बिना किसी प्लान के अटैक कर देते हैं। लेजर ब्लास्ट, एलियन शिप और हाईटेक वेपन से बैटलफील्ड गूंज उठता है। बूम! एक पावरफुल एक्सप्लोजन सब कुछ हिला कर रख देता है। हल्क, कैप, कोलोसल सब ग्राउंड पे गिरते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ते। कैप्टन अमेरिका बैटलफील्ड का एनालिसिस करता है। उसकी आंखों में प्रेशर भी है पर क्लैरिटी भी। हल्क को टाइम चाहिए रीग्रुप होने के लिए और कैप 1 सेकंड में कमांड ले लेता है, स्ट्राइक देयर गन्स डाउन। ये सिर्फ एक फाइट नहीं, ये स्ट्रेटेजी, करेज और टीम वर्क का रियल टेस्ट है। जब बैटलफील्ड आग बना हो तब असली हीरो वही होता है जो फियर नहीं, फोकस करता है। बैटलफील्ड पे हल्क अपनी पावर दिखाता है। एक पूरी रॉक मास हवा में उड़ा देता है, जैसे नेचर भी उसके रेस के आगे डर गया हो। लेकिन अगले ही पल एक और एक्सप्लोजन सबको हिला कर रख देता है। स्पाइडरमैन, शी हल्क सब जमीन पर गिर जाते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक अपने टीम को बचाने की कोशिश करता है, पर विलेंस के पास एडवांस कंक्लूजन रे वेपन है जिनके आगे सब बेहाल है। टीम का आधा हिस्सा ऑलरेडी डाउन है। विलेन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनकी जीत हो चुकी है। लेकिन एक वार्निंग भी दी जा रही है, डॉक्टर डूम के बिना विक्ट्री नाउ इज नॉट गारंटीड। जंग अभी खत्म नहीं हुई है, असली टेस्ट तो अभी शुरू हुई है। जब बैटलफील्ड में केओस छाया हुआ था, सब समझ रहे थे कि डॉक्टर डूम मर चुका है, पर असली खेल तो अभी स्टार्ट हुआ है। एक छुपी हुई जेटपैक के जरिए डूम हवा में उड़ता है, एलियन प्लेनेट की रोशनियों से दूर, अपने ख्यालों के अंधेरों में डूबा हुआ। उसके जहन में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, आई एम फ्रॉम बियॉन्ड, स्ले योर एनिमी एंड ऑल योर डिजायर शैल बी योर्स। एक कॉस्मिक हस्ती जो कह रही थी कि कुछ भी मुमकिन नहीं, सिर्फ अपने दुश्मनों को मारो। गैलेक्टस जो किसी के सामने नहीं झुकता, वो भी उस आवाज के सोर्स को चैलेंज करता है। डूम भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे चाहिए बियॉन्डर का राज, उसकी पावर्स। तो आखिर क्या है बियॉन्डर्स की पावर? क्या है ये सीक्रेट? डॉक्टर डूम और गैलेक्टस दोनों इस सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं, पर दोनों को ही बियॉन्डर ने एक झटके में पीछे ढकेल दिया। गैलेक्टस जैसे देवता को भी रिजेक्ट कर दिया। डूम समझ गया था ये कोई खिलाड़ी नहीं, ये गेम का क्रिएटर है। बियॉन्डर की पावर देखकर डूम में बदलाव आया। उसने विलन को समझाया कि हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, हम माइक्रोस्कोपिक हैं उसके सामने, हमें टोटली इमोर्टैलिटी मिल सकती है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पर विलेंस ने उसकी बात नहीं मानी, उल्टा उसी पर वार कर दिया। और हीरोज को तो पहले से ही डूम पर शक था ही। हीरोज बोलते हैं वो डूम है, कभी भरोसा के लायक नहीं है। दोनों तरफ से रिजेक्शन मिलने के बाद गुस्से में, दर्द में डूम ने एक पावर ब्लास्ट किया, जिससे सबको गिरा दिया और खुद चला गया, अकेले, बेचैन लेकिन जिंदा। बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है और दोपहर की रोशनी में डॉक्टर डूम हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ता है। आंखों के सामने पड़ा था गैलेक्टस, एक देवता जिसे खुद बियॉन्डर ने जमीन पर गिरा दिया था। डूम की आंखों में हैरानी थी, क्यूरियोसिटी थी। वो सोच रहा था कि गैलेक्टस इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा पावरफुल एंटिटी में से एक है, फिर भी उसे बियॉन्डर ने हरा दिया। पर उसी पल कुछ हिलता है, इस तरह से नहीं जैसे कि वो मॉर्टल हो, बल्कि इस तरह से जैसे कि एक टाइटन जो सिर्फ थोड़ा सा थका हुआ था। गैलेक्टस खुद को सीधा करता है, एक शांत लेकिन धमाकेदार वार्निंग जैसा। डॉक्टर डूम, जिसका ईगो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, अब वो देवता के सामने खड़ा होता है। वो गैलेक्टस से बोलता है, हियर मी माइटी गैलेक्टस, हियर द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर डूम। ये सिर्फ एक कन्फ्रंटेशन नहीं, ये एक कोलिजन ऑफ गॉड्स का पहला पड़ाव है। दोनों ने बियॉन्डर को महसूस किया, लेकिन अब दोनों चाहते हैं उस तक पहुंचना। पर एक छोटी सी बात है, क्या दोनों एक साथ एक टीम में काम कर पाएंगे? डॉक्टर डूम गैलेक्टस के तरफ आवाज लगाता है, पर गैलेक्टस एक नजर भी नहीं डालता, जैसे डूम कोई मक्खी हो और उसकी आवाज ऐसी हो जिसे कोई सुनना भी ना चाहे। डॉक्टर डूम को ये बात बर्दाश्त नहीं कि कोई उसे इग्नोर करे, पर गैलेक्टस वही करता है और वहां से चलने लगता है। डूम रुक जाता है, देखता है उस जायंट को दूर जाते हुए और खुद से कहता है, हम सब गैलेक्टस समेत सिर्फ कीड़े हैं बियॉन्डर के सामने, सब उसके गेम में शामिल हो जाएं जैसे उसे पूजा कर रहे हो। पर डूम किसी के सामने नहीं झुकता। वो सोचता है कि क्या मैं भी उस देवता के पैरों में झुक जाऊं या वो रास्ता चुनूं जो सिर्फ डूम चुनता है। और तब आती है उसके जहन में एक सोच, वो फोर्ट्रेस जो बियॉन्डर ने विलन के लिए बनाई थी, वही बन सकता है उसका रास्ता जो उसे बियॉन्डर तक पहुंचा सके। वो फोर्ट्रेस के अंदर घुसता है
उसके लिए हर कदम एक मिशन है। वो खुद से बोलता है कि इस जगह में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो उसके काम आ पाए। जैसे ही डॉक्टर डूम उस फोर्ट्रेस के अंदर घुसता है तभी एक तेज धमाका होता है। अचानक से ड्रोन्स उस पर टूट पड़ते हैं। अल्ट्रा एडवांस टेक इतनी एडवांस कि डूम की आर्मर भी उनकी अप्रोच डिटेक्ट नहीं कर पाते। पर डूम इज डूम, एक ड्रोन को तोड़ के वो खुद आउटर डोर को उड़ा लेता है। वो आगे बढ़ता है, डिफेंस सिस्टम का मास्टर कंट्रोल डिस्ट्रॉय करता है और कहता है अब इस जगह में जितने भी सारे सीक्रेट्स हैं वो सारे डूम के हैं। वो फोर्ट्रेस के अंदर अपना छानबीन कंटिन्यू रखता है और उसे वहाँ पे वो इंसान मिलता है जो उसे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर देता है। वो था अल्ट्रॉन। हाँ, वही अल्ट्रॉन जिसे गैलेक्टस ने डूम की आंखों के सामने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अल्ट्रॉन को देखने के बाद डूम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये एडमेंटियम बॉडी फिर से जिंदा हो सकता है। मतलब उसे लग रहा था कि अल्ट्रॉन इमोर्टल है। डॉक्टर डूम अल्ट्रॉन को देखता है और इस तरह से देखता है जैसे एक शातिर इंजीनियर अपने नेक्स्ट वेपन को मॉडिफाई करके और भी खतरनाक बनाने के लिए देखता है। अल्ट्रॉन मेरे लिए बहुत काम आएगा। इस तरह से डूम ने सिर्फ फोर्ट्रेस को कैप्चर ही नहीं किया बल्कि अब उसने अपने सबसे बड़े खतरनाक हथियार को भी चुन लिया था, जो था अल्ट्रॉन। तो देखो, अभी तक इस स्टोरी में बहुत सारी चीजें चल रही है। सबसे पहले ये कि डॉक्टर डूम ने फोर्ट्रेस पर कंट्रोल कर लिया है और सारे डिफेंस सिस्टम को डिसेबल कर दिया है। इसके साथ उसे अल्ट्रॉन भी मिल चुका है जिसे वो ठीक करके एक पावरफुल वेपन बनाना चाहता है। इतनी सारी चीजें डॉक्टर डूम एक साथ प्लान कर रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी तरफ अगर बैटलफील्ड के बारे में बात करें तो वहाँ पे हीरोज की लड़ाई चल रही है। कैप्टन अमेरिका ने सबको सिग्नल दिया, अटैकर्स इन पोजीशन, और थॉर ने अपना हैमर उठाकर एक खतरनाक एंट्री लिया। उसके एंट्री से विलन हवा में उड़ने लगे जैसे कि वो पतंग हो। बुलडोजर और पाइल ड्राइवर तो लिटरली क्रैश कोर्स हो गए। हल्क अपने एलियन टेक के साथ बिजी था और जोनी स्टॉर्म भी अपना काम कर रहा था। सभी हीरोज अपना अपना काम समझ चुके थे। सभी अपने प्रॉपर पावर्स का यूज कर रहे थे ताकि वो विलन्स को ढेर कर पाएं। अब हीरोज ने मोमेंटम ले लिया है, पर क्या ये सिर्फ शुरुआत है या फिर विलन्स के पास इससे भी बढ़कर कुछ और प्लान है? फिलहाल तो बैटल अब और भी इंटेंस हो चुका है। लड़ाई और भी डीप होते जा रही है। साइक्लोप्स ने हल्क की तारीफ करते हुए एक हाई इम्पैक्ट ऑप्टिक ब्लास्ट से दुश्मन के ड्रोन्स को उड़ा दिया। हल्क कैजुअली बोलता है, हार्ड वर्क ऑलरेडी डन, टीम वर्क एट इट्स बेस्ट। और तभी एंट्री होती है सी हल्क की। ग्रीन पावर वर्सेस ग्रीन पावर होने वाला था क्योंकि सामने खड़ी थी द इंचांट्रेस, जो है एसगार्ड की सबसे पावरफुल सॉर्सरर। सी हल्क फुल एनर्जी में बोलती है, यू मस्ट बी द इंचांट्रेस, यू आर नॉट नाइस लेडी। बट इंचांट्रेस तो एरोगेंस की दुकान है। वो कहती है, फ्रेल, वीक्स और मॉर्टल्स आर द सेम, और सी हल्क को जमीन पर पटक देती है। बट सी हल्क डज नॉट स्टे डाउन। वो उठती है और बोलती है, हे यू आर स्ट्रॉन्ग। पर इंचांट्रेस का जवाब पूरे एसगार्डियन ईगो में, मैं एक देवी हूँ, तुम जैसे स्लग को क्रश कर सकती हूँ, लेकिन तुम जैसे लोगों को छूना मुझे बहुत घिन देता है। सी हल्क की स्ट्रेंथ और इंचांट्रेस की सॉर्सरी दोनों टकरा रहे थे। ये सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं, ईगो और आइडियोलॉजी की क्रैश है। सी हल्क इंचांट्रेस को एक ही पंच में नॉकआउट कर देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कैप्टन अमेरिका के कमांड सेंटर पर थॉर पूछता है, शुड वी परस्यू टू फीलिंग एनिमीज? इस पर कैप बोलता है, हमें अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करनी चाहिए। हल्क भी अपने पावर का प्रदर्शन कर रहा था और शी हल्क इंचांट्रेस को टेक केयर कर रही थी। पर इन सब के बीच में स्ट्रॉम को एक स्पेशल टास्क मिलता है और वो उस टास्क को पूरा करने के लिए पूरी जोर लगाती है। लड़ाई के बीच में स्ट्रॉम ने ऊपर से एक बड़ा एलियन फोर्ट्रेस लोकेट किया, एक एडवांस और प्रोटेक्टेड शेल्टर जो ना सिर्फ मैसिव था बल्कि पूरी टीम के लिए एक बड़ा ही सेफ हाउस बन सकता था। हीरोज ने बिना टाइम वेस्ट किए वहां मार्च करना स्टार्ट कर दिया। वो स्ट्रक्चर फ्यूचरिस्टिक और एलियन टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था, जैसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन का रिसर्च सेंटर या मिलिट्री बेस हो। सब हीरोज इम्प्रेस थे, लेकिन खतरा भी था क्योंकि इस नए प्लानेट पर हर एक चीज अनप्रिडिक्टेबल है। बेस के गेट तक पहुंचने पर थिंग्स ने सबसे पहले अंदर जाने का ऑफर दिया अपनी स्ट्रेंथ के बेस पे, ताकि अगर कोई डेंजर हो तो वो हैंडल कर सके। कैप और बाकी टीम ने उसकी बात मान ली, लेकिन इस एक्शन फील्ड मोमेंट के बीच कोलोसल थोड़ा इमोशनल हो गया। उसे याद आया कि बैटल के बीच में किटी और ड्रैगन कहीं खो गए और उसकी टेंशन दिखाई देती है। उसका दर्द पर्सनल था, पर इस नए वर्ल्ड में किसी को ये लग्जरी नहीं थी कि वो छोटी चीजों पर रुक सके। टीम एक नए बेस के अंदर घुस चुकी थी, लेकिन हर किसी के मन में एक अनसर्टेनिटी थी कि क्या यह जगह सेफ है या वो किसी नए खतरे को बुलावा दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद हीरोज ने बेस के अंदर जितने भी प्रिजनर्स थे उनको रेस्क्यू कर लिया और सरप्राइजिंगली वो एलियंस डिटेंशन सिस्टम काफी एडवांस निकला और वो एग्रेशन को ब्रेन वेव मॉड्यूलेशन से कंट्रोल करता था। मतलब सारे प्रिजनर्स वायलेंस नहीं कर सकते थे। मिस्टर फैंटास्टिक ने एक हीलिंग डिवाइस को एक्टिव किया जिससे इंचांट्रेस जैसे इंजर्ड विलन को भी रिवाइव किया जाए। इस तरह से हम हीरोज के अंदर ह्यूमैनिटी को भी देख सकते हैं। बहरहाल सारे टीम मेंबर्स एक साथ गैदर होते हैं।
बेस के एक मैसिव डोम में, जिसे 4-5 फर्स्ट लेवल पे डिस्कवर किया गया। फिलहाल के लिए ये जगह उनका टेम्पोररी हेडक्वार्टर बनने वाली है। कैप का एक्सप्रेशन सीरियस है। उन्हें लगता है कि फिलहाल कोई इंटरमीडिएट डेंजर नहीं है, लेकिन वो जानता है कि इस शांति के पीछे कुछ बड़ा स्टॉर्म छुपा हुआ है। ये किसी बड़े तूफान के पहले की शांति है। कहानी आगे बढ़ती है और सारे हीरोज एक मैसिव काउंसिल स्टाइल बैठक में बैठे हुए हैं। कैप उनको लीड कर रहा है। वो लोग पहली छोटी लड़ाई तो जीत चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। कैप क्लियरली बोलता है कि वॉर अभी बाकी है। बहुत से विलेंस जैसे गैलेक्टस, डूम, मैग्नीटो, ऑक्टोपस सभी अभी कहीं न कहीं बाहर घूम रहे हैं। वुल्वरीन जैसे कुछ इनपेशेंट हीरोज एक्शन के लिए तड़प रहे थे। अब देखो, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, वो लोग लड़ाई के बिना नहीं रह सकते। लेकिन कैप सिचुएशन को समझकर स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है। उसका कमांड एकदम क्लियर है। आयरन मैन, थॉर और ह्यूमन टॉर्च जैसे पावरफुल फ्लायर्स फोर्ट्रेस के आसपास के एरिया को स्पाइरल पेट्रोल करना शुरू करेंगे, ताकि 100 किलोमीटर के रेडियस तक सब कुछ सिक्योर हो जाए। बाकी लोग बेस के अंदर पानी और खाने के सप्लाई का जुगाड़ करेंगे और एक शेड्यूल बनाकर वॉच ड्यूटी करेंगे। हर किसी को अपना रोल मिलेगा। थॉर और आयरन मैन जैसे बड़े हीरोज ऊपर से चिल कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर सबको टेंशन था कि क्या कैप्टन अमेरिका सभी को सही डिसीजन दे रहा है। पर अभी के लिए उसको उसके लीडरशिप पर पूरा ट्रस्ट है। हीरो साइड में बहुत ही अच्छी प्लानिंग चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ विलेन के कैंप में अभी तक कुछ भी प्लान नहीं हो रहा। हीरोज के फोर्ट्रेस से 100 किलोमीटर दूर मैग्नीटो ने खुद का एक फोर्ट्रेस कैप्चर कर लिया है। किस तरह से? ऑफ कोर्स अपनी पावर के दम पर। उस अनजान ग्रह पर वो खुद के अंदर झांक रहा है। एक ऐसा विलेन जो हमेशा से मैनकाइंड से अलग खड़ा रहा। अब उसे भी लगने लगा है कि शायद ऑर्डिनरी लोगों का इमोशन और उसके इमोशन एक जैसे हो सकते हैं। अच्छा, कुछ घंटे बाद दूसरी जगह जहां केओस छाया हुआ है, वहां मॉलिक्यूलर मैन फ्रस्ट्रेटेड है। डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस इरिटेटेड है और विलेंस का छोटा सा ग्रुप इमोशनल मेल्टडाउन के एज पर है। तभी उन्हें एक नई जगह मिलती है और उस नई जगह पे, उस नए फोर्ट्रेस में उसका इंतजार कर रहा था डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम सभी का वेलकम करता है और डॉक्टर ऑक्टोपस बोलता है कि उसे लगा था कि डॉक्टर डूम डिस्ट्रॉय हो चुका होगा और उसे जिंदा देखकर सभी लोग डरे हुए हैं। डॉक्टर डूम के बेस के दरवाजे पर विलेंस का पूरा झुंड खड़ा है, थके हुए, फ्रस्ट्रेटेड हुए। एब्जॉर्बिंग मैन गुस्से में डूम को धमकाता है कि रास्ते से हट जा वरना तेरी नाक तोड़ दूंगा। लेकिन रैकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई हमें लड़ना नहीं चाहिए, हम थके हुए हैं, हमें बस अंदर जाना है। डॉक्टर डूम सभी को समझा रहा था कि अब यहाँ पे मेरा रूल चलता है और अपनी ताकत का थोड़ा सा प्रदर्शन करने के लिए उसने अल्ट्रॉन को सामने लाया। अल्ट्रॉन जिसे डूम ने खुद रिबिल्ड कर दिया था। उसके एक ही ब्लो में सारे विलन्स गिर जाते हैं और डूम सभी को बोलता है कि अल्ट्रॉन अब मेरा है, जैसे तुम सब हो। बेसिकली डॉक्टर डूम यहाँ पे ये दर्शाना चाहता है कि जैसे अल्ट्रॉन उसका हो चुका है, वैसे ही सारे विलन्स अब उसके लिए काम करेंगे। अल्ट्रॉन एलियंस एनर्जी से पावर्ड इतना डेंजरस हो चुका है कि इवन एब्जॉर्बिंग मैन भी उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। डूम ने इस बेस को अपनी पावर्स के हिसाब से बदल दिया है। हर विलन चाहे वो जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, डूम के सामने छोटा पड़ गया है। एब्जॉर्बिंग मैन फाइनली डॉक्टर डूम के पावर्स को जान जाता है और वो थक के बस इतना बोलता है कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, मुझे बस खाना और नींद चाहिए। इसके बाद डॉक्टर डूम मान जाता है और सभी विलेंस डॉक्टर डूम से हारकर उसके पीछे फॉलो कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्लियरली समझ पाते हैं कि डॉक्टर डूम का रूल शुरू हो चुका है। डॉक्टर डूम के फोर्ट्रेस के अंदर विलेंस के ग्रुप फाइनली थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे। मॉलिक्यूलर मैन जो कि डूम का एक वीआईपी गेस्ट बन चुका है। डूम उसके लिए एक स्पेशल चैम्बर बनवाता है फुली लग्जरी ट्रीटमेंट के साथ। लेकिन अभी भी सारे विलेंस को डॉक्टर डूम पे भरोसा नहीं था। तो डूम मॉलिक्यूलर मैन की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है वो हम समझ पाते हैं। मॉलिक्यूलर मैन एक एब्सोल्यूट मैटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। वो इतना पावरफुल है कि सारे विलेंस भी मिलकर उसे नहीं हरा सकते हैं। वो मॉलिक्यूल्स को कुछ भी बना सकता है या फिर मिटा भी सकता है। तभी डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस डूम से सवाल करते हैं कि गैलेक्टस का क्या हुआ। डूम उसके सवाल को सुनता है और एक विंडोज के तरफ देखता है। वहां से 4000 किलोमीटर दूर एक बर्फीले पहाड़ पर गैलेक्टस खड़ा है, बिल्कुल स्टिल, जैसे कि कोई भगवान हो। डूम गैलेक्टस की तरफ देखते हुए सारे विलेंस को बोलता है कि अब उन्हें मिलकर काम करना होगा, तभी वो बियॉन्डर जैसे विलेंस को हरा सकते हैं। वही दूसरी तरफ गैलेक्टस का प्लान शायद बियॉन्डर को हराने से भी बड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गैलेक्टस बियॉन्डर को हराने के साथ साथ डूम और उसकी विलेंस के आर्मी को भी खत्म कर देगा या उनके साथ मिलकर काम करेगा। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है
और हम देखते हैं कि उस अनजानी दुनिया पर जैसे ही सन्नाटा छाता है, हीरोज के हेडक्वार्टर पर तभी एक अजनबी छाया चुपचाप बढ़ रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि मैग्नीटो है। अपने मैग्नेटिक पावर्स की मदद से वो किसी भी अलार्म को स्विच ऑफ कर दिया है और दरवाजे को कंट्रोल करके खुद ब खुद उसे खुलते जा रहा है। और इस तरह से मैग्नीटो धीरे धीरे हीरोज के फोर्ट्रेस में कदम रखता है। वही दूसरी तरफ वास्प और सी हल्क के बीच कन्वर्सेशन चल रही है। बहरहाल मैग्नीटो आगे बढ़ता है। वो उस एनर्जी सोर्स का पीछा कर रहा है जिसकी पावर से ये पूरी फोर्ट्रेस चल रही है। वही दूसरी तरफ साइक्लोप्स और रीड रिचर्ड्स का कन्वर्सेशन एक इमोशनल वेट कैरी कर रही है। साइक्लोप्स, जिसका दिल ऑलमोस्ट खुशी खो चुका था, अब वो फील कर रहा है बेट्रेयल और एम्पैथीनेस। उसका दर्द सिर्फ एक सोल्जर का नहीं, एक इंसान का है जो पीस को खोकर वापस अंधेरे में गिरा है। और तभी हम देखते हैं बेन ग्रिम यानी द थिंग्स अपने हैवी फुट स्टेप के साथ क्वाइटली वॉक करता है, सबसे अलग, सबसे चुप। उसकी आंखों में एक थॉट है, एलिसिया। शायद दोबारा कभी उससे वो मिल ना सके, पर फिर भी वो उस दर्द को एक्सेप्ट करता है। शायद ये उसके लिए बेहतर ही होगा। तो बेसिकली हम इस पेज में डिफरेंट हीरोज के डिफरेंट इमोशनल मोमेंट्स को ट्रिगर करते हैं। यहाँ पर हमें हर एक सुपर हीरोज के इमोशनल साइड को दिखाया जाता है ताकि हम उनसे और भी ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाएं। ठीक ही था, अब थोड़ा बहुत फीलिंग्स वगैरह तो देखो सबके अंदर होनी चाहिए। मैग्नीटो अपनी चाल चल चुका है। फ्यूजन जनरेटर के फ्लक्स को मैनिपुलेट करते हुए वो ऐसे चीज को ट्रिगर करने वाला है जिससे हीरोज को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसका गोल एकदम सिंपल है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करो और अपने मिशन को पूरा करो। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। स्पाइडरमैन का सिक्स सेंस डेंजर को सेंस करता है और जूनियर स्टॉर्म तुरंत फ्लेम ऑन करता है। वो जानता है कि ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं है, उनके ऊपर हमला होने वाला है। फिलहाल कहानी में ये हो रहा है कि वो लोग स्काई में एक चमक देखते हैं जो था फैंटास्टिक फोर का सिग्नल। मतलब जैसे बैटमैन के लिए एक सिग्नल होता है ना, वैसे इन लोग का भी एक सिग्नल है, जिसे देखते ही रीड रिचर्ड्स और साइक्लोप्स भी अलर्ट हो जाते हैं। अब पता नहीं इसके आगे क्या होने वाला है। स्पाइडरमैन मेटल के अंदर से वूहू करता हुआ एंट्री मार रहा है और सबको शाउट करता है कि गाइस इट्स मैग्नीटो। बट बाकी सब हीरोज ऑलरेडी रेडी हैं। कैप, वुल्वरीन, हॉकाई, सी हल्क, थिंग्स, आयरन मैन सब मैग्नीटो की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो मोमेंट है जहां सबकी पावर्स क्रैश होने वाली है। मैग्नीटो एक ही मोमेंट में इंटायर रूम के स्ट्रक्चर कोलैप्स कर देता है, मशीन और टेक को बंद करके जमीन पर गिरा देता है। कैप्टन अमेरिका वार्न करता है वो हमारे हथियारों को कमजोर कर रहा है। और इस पर मैग्नीटो बोलता है कि कोई बात नहीं कैप, ये हथियार अगर होते भी तो मेरे को टच नहीं कर पाते, सो चिल। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थिंग्स और सी हल्क को ऑर्डर देते हैं कि तीनों मिलकर मैग्नीटो पर हमला करो। लेकिन मैग्नीटो उड़ जाता है और बोलता है कि ये प्लान उनका काम नहीं करेगा। उसका गोल अभी भी क्लियर है, हीरोज को बिजी रखना और अपने काम क्वाइटली कंप्लीट करना। यहाँ पर मैग्नीटो क्या प्लान कर रहा है, उसका मोटिव क्या है, पता करते हैं अगले पेज में। बहरहाल दूसरी तरफ द थिंग्स यानी बेन ग्रिम अपने हैवी स्ट्रेंथ से मैग्नीटो के बनाए हुए मेटल ट्रैप को तोड़ रहा है, जिससे उसकी बहुत ही सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। दूसरी तरफ वास्प अपनी छोटी साइज में साढ़े अर्चनों को बीच से पार करते हुए इजिली निकल रही है, पर मैग्नीटो ये सब देख रहा है और उसकी आंखें वास्प को ही देख रही है। वो वास्प को एक डेंस मेटल ओर में कैद कर लेता है, जिसे सब लोग शॉक हो जाते हैं। थिंक सोचता है कि मैग्नीटो अब स्लो हो गया होगा। वो उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी एक बहुत ही अजीब चीजें हो जाती है। बेन ग्रिम जो कि द थिंग्स बनकर लड़ाई लड़ रहा था, वो अचानक से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। अब ये देखकर सभी लोगों की बहुत ही फट जाती है। तो देखो बेसिकली यहाँ पर तीन पैरेलल चीजें हो रही है। पहली बात यह कि मैग्नीटो ने वास्प को पकड़ लिया है और दूसरी बात यह कि थिंग्स ने सडनली ट्रांसफॉर्मेशन करके एक ह्यूमंस का फॉर्म ले लिया है। और तीसरी बात यह है कि पिछले दो चीजें होने के बाद यानी थिंग्स का ह्यूमन में बदलना और वास्प का कैद हो जाना, इससे हीरोज के बीच में बहुत ही बड़ी टेंशन की बात हो गई है। बेन ग्रिम यानी द थिंग्स जब अचानक से इंसान बन जाता है, तब सब हीरोज शॉक हो जाते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक भी सरप्राइज हो जाता है, बेन यू आर ह्यूमन अगेन। पर बेन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। पूरे एवेंजर्स टीम कंफ्यूज्ड है, लेकिन सी हल्क का पूरा ध्यान सिर्फ वास्प को बचाने पर है, जो कि अचानक से वहाँ से गायब हो चुकी है। कैप्टन मार्वल और हॉकाई भी थोड़ी थोड़ी अपनी राय देते हैं और कहते हैं कि अब क्या किया जाए। कैप्टन अमेरिका सारी सिचुएशन को समझ रहा है, वो शांत है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए इसके लिए सोच रहा है। अब देखो ये लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स तो उनके साथ हो ही रही थी, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब होता है जब डॉक्टर ब्रूस बैनर का सेंसर कुछ डिटेक्ट करती है। वो देखते हैं कि गैलेक्टस वहाँ आ चुका है। इससे कैप भी बहुत डर जाते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम से तो वो जूझ ही रहे थे और उसी टाइम पर एक बहुत ही बड़ा
मतलब लिटरली बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाता है, जो था गैलेक्टस। नेक्स्ट इशू में हम देखेंगे कि एवेंजर्स और गैलेक्टस का मुकाबला किस तरह से होगा। तो दोस्तों ये था सीक्रेट्स वार 1984 का इशू नंबर 2, जिसका नाम था प्रिजन्स ऑफ वॉर। इसके बाद जल्दी इशू नंबर 3 इस चैनल पर अपलोड हो जाएगी, जिसका नाम है द क्राइसिस विद इन। वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि मार्वल, डीसी और सुपर हीरो का कंटेंट एकदम पसंद करते हैं। और बाकी वीडियो आपको कैसे लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपके इसके अगले इशू यानी तीसरे इशू में, तब तक के लिए बाय।